A very good morning to you all, class ninth students. We have started a new chapter, the story of village Palampur, in the previous class, and we will continue this chapter again. And in this class, we are going to start a new topic, which is farming in Palampur. In the previous class, we have done the introduction part of Palampur. Palampur जो गांव है वो एक इमेजिनरी गांव था, एंड उसी के बाद हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन देखा था, जिसे 4 पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया था। 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोडक्शंस की। प्रोडक्शन मीन्स किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। सो 4 रिक्वायरमेंट्स है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, एंड द लास्ट वन इज़ हियर human capital. So sorry for that, we have done all this. So today we'll start a new topic, which is farming in Palampur, and the first point is land is fixed. So फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। हम लोगों ने ये देख लिया था, फार्मिंग सबसे मेन ऑक्यूपेशन है, वहाँ के लोगों का मेन काम है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग ऑन फॉर देयर लिवलीहुड। सो वहाँ पर अपना जीवन यापन करने के लिए 75% आउट ऑफ 100, तो एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज है, जो कि 75% लोग डिपेंडेंट किस पे हैं, फार्मिंग पे हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। वो या तो फार्मर्स हो सकते हैं या फार्म लेबरर्स, मतलब जो उन फार्म्स में काम करते हैं पैसे के बदले। द वेल बींग ऑफ दिस पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। तो उनकी जो समृद्धि है वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि कितना हम उस फार्म में से प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक constraint in raising farm production, land area under cultivation is practically fixed। अब ये बात है कि जो लैंड एरिया होता है वो हमेशा फिक्स होता है। ऐसा तो नहीं है कि हमें इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में एक फसल और उगानी है तो किसी दूसरे की, किसी पड़ोसी जो नेबर है उसकी लैंड को अपने में थोड़े दिन के लिए मिला लिया, बाद में उसे वापस दे दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लैंड एरिया है वो फिक्स होता है, उसी में ही आपको जितना भी कल्टिवेशन है वो करना होता है। Since 1916 Palampur, there has been no expansion in area under cultivation. By then, some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land. सो इस लाइन से हमें ये समझ में आता है कि कल्टीवेशन का जो लैंड था वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, जो वेस्ट लैंड थी, जो यूं ही पड़ी हुई थी, बंजर भूमि हम जिसे बोल सकते हैं, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया कल्टीवेबल लैंड में। मीन्स अब हम उसे कल्टीवेट करेंगे फॉर कल्टीवेशन। वहाँ पर हम लोग उगाएंगे हमारी वेजिटेबल्स को, हमारे क्रॉप्स को। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation। तो हमें कोई एग्जिस्टेंस नहीं दिखा। अब वो बंजर भूमि है, कितनी फ़ायदे में आएगी, कितनी नहीं आएगी, वो तो बाद में पता चलेगा। उसकी जो कह सकते हैं उर्वरता देख के पता चलेगा कि वो कितना हमारे काम में आने वाली है। नाउ सेकेंड, देयर इज़ अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। अब ज़मीन हमारी फिक्स्ड है, हमारे पास मुनाफे आ नहीं रहे हैं उस पर्टिकुलर ज़मीन से, सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर फिक्स ज़मीन से ही ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मींस प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। और वो तब हो सकता है जब हम उस पर्टिकुलर लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकें सेम लैंड में। So let's start. In the kind of crops grown and facility available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur. No land is left idle. सारी की सारी हम लोगों ने लैंड जो है वो यूज़ में ले ली। कोई भी ऐसी लैंड बची नहीं है आइडल जिसे हम यूज़ में ले सके कल्टीवेशन के लिए। During the rainy season, Kharif farmers grow ज्वार and बाजरा. These plants are used as a cattle field. अब 3 टाइप के मेनली फसल्स होते हैं। फसल मीन्स सीजन्स होते हैं जिसमें जो फार्मर्स हैं वो अपने क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, खरीफ, रबी एंड ज़ैद। वी विल डिस्कस दीज क्रॉप्स इन दिस टेबल। खरीफ मॉनसून क्रॉप्स होती है, इसमें मॉनसून का जो पानी होता है
वही पानी इनफ होता है उन क्रॉप्स को उगाने के लिए। मीन मानसून पीरियड के टाइम पर ये क्रॉप्स को उगाया जाता है और इनका टाइम पीरियड क्या है, प्लांटेड इन जून, और ये हार्वेस्ट मतलब ये निकाल कब ली जाती है खेतों से, ये है हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। सो खरीफ जून के आसपास। फिर जायद है, ये जो फसल हैं ये कैसी होती है, ये वाटरमेलन, क्यूकम्बर मीन्स तरबूज या फिर खीरे, ऐसी जो कि वाटर से भरी हुई, पानी से भरी हुई जो फसल्स होती है ना, जो क्रॉप्स होते हैं वो उगाए जाते हैं। तो ये कब उगाए जाते हैं, ये उगाए जाते हैं मार्च में उगाए जाते हैं एंड हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं जून में। अब बात आती है रबी की। जो रबी होती है वो विंटर क्रॉप्स होती हैं एंड विंटर क्रॉप्स कब प्लांट की जाती है, विंटर में प्लांट की जाएंगी, विंटर मीन्स नवंबर में, और हार्वेस्ट कब कर ली जाती है, अप्रैल में। सो इन पिक्चर से आप लोगों को कुछ क्रॉप्स के नाम दिख रहे होंगे, जैसे राइस मेज सॉरी फॉर दैट, कॉटन, ग्राउंडनट एंड हेयर इज़ वीट, बार्ले। सो इनको एक डिस्क्रिप्शन के साथ देखते हैं रबी एंड खरीफ को। रबी में वीट, ओट, चिकपी, मस्टर्ड, आलमंड एंड ब्रोकली आते हैं। एंड रबी कब उगाई जाती है, रबी उगाई जाती है नवंबर में। यहाँ पर वीट है। सो वीट जो गेहूँ होता है वो कब आता है नाम, वो अप्रैल महीने में आता है, दैट्स वाई। नाउ अगर हम खरीफ क्रॉप की बात करें, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट, ये खरीफ क्रॉप्स कब आती है, ये आती है मॉनसून के पीरियड में, जून में ही उगा दिया जाता है। सो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ज़ायद मीन्स जो वाटर से भरी हुई होते हैं, खरबूज हो गए, तरबूज एंड क्यूकम्बर्स, ककड़ी भी होती है, तो ये सब होते हैं ज़ायद की फसलें। एंड रबी मीन्स विंटर क्रॉप्स, खरीफ मीन्स मॉनसून क्रॉप्स, एंड इनकी क्लासिफिकेशन ये रही। Now we will discuss our topic again. So all land is cultivated in Palampur. No land is left idle during the rainy season. अब यहाँ पर हमने रेनी सीज़न खरीफ की बात की. So let's move forward. रेनी सीज़न खरीफ यहाँ आ गया. रेनी सीज़न मानसून पीरियड, हमारे इंडिया में मानसून पीरियड में ही ज़्यादा से ज़्यादा रेन हमें मिलती है. So during the rainy season, Kharif farmers grow ज्वार and बाजरा. These plants are used as a cattle feed. अब ज्वार और बाजरा को उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, और ये जो एनिमल्स हैं उनके खाने के भी काम आता है. It is followed by cultivation of potato between October and December. आलू को कब उगाया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर वाले पीरियड में. इन द विंटर सीज़न, अब विंटर सीज़न में ये बात कर रहा है रबी की, ये रेनी सीज़न में बात कर रहा था खरीफ की, ये रेनी सीज़न में बात हो रही है यहाँ पर खरीफ की, एंड विंटर सीज़न में बात हो रही है रबी की. सो इन विंटर सीज़न रबी फील्ड्स आर सोन विद वीट. हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया इन द नेक्स्ट स्लाइड कि कौन कौन सी रबी की क्रॉप्स हैं, कौन कौन सी खरीफ की हैं. फील्ड आर सोन विद वीट. From the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगंज. सो पालमपुर के जो गांव के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वो वीट को कल्टीवेट करते हैं. वो खरीफ सीज़न में ज्वार बाजरा को कल्टीवेट करते हैं एंड दे कल्टीवेट वीट इन द सीज़न ऑफ विंटर सीज़न, मीन्स रबी फसल, रबी क्रॉप. सो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जब कोई भी क्रॉप को उगाते हैं, यहाँ पर वीट का एग्जांपल लिया जा रहा है, तो वीट को प्रोड्यूस करने के बाद वो बहुत सारे जो एनफ अमाउंट ऑफ वीट है जो कि उनकी फैमिली के लिए काम में आएगा, सबसे पहले वो उसे सेव करके रख लेते हैं, और जितना भी बचता है वो लोग दे देते हैं, वो लोग बेच देते हैं. सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज. सो उनके पास में ही एक विलेज है, वहाँ पर वो लोग बाकी का जो बचा हुआ वीट है उसको बेच देते हैं. अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड
वंस एवरी ईयर। सो उनके एक लैंड का पार्ट वो लोग शुगर केन मीन्स गन्ने को भी उगाने के लिए रखते हैं, जो कि साल भर में उगता है। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म, जो शुगर केन होता है उसे शुगर भी बनाई जाती है। शुगर केन का जो रॉ मटेरियल होता है मीन्स कच्चा जो माल होता है उसको हम जैगरी मीन्स गुड़ के रूप में भी यूज़ करते हैं। So sugar cane in its raw form or as jaggery is solid to trade इन शाहपुर, और इनको कहाँ ट्रेड किया जाता है? शाहपुर। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग विलेजेस के नाम देख रहे हैं जो कि उनके नेबरिंग विलेजेस हैं। द मेन रीज़न the main reasons why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation। अब हम लोगों ने देखा रबी, खरीफ एंड जायद तीनों टाइप की क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जा रही हैं। अब क्यों उगाई जा रही हैं? क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, बिजली की फैसिलिटी भी है, इरिगेशन भी है। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू transform the system of irrigation. Persian wheelers were till then used by farmers to draw water from the wells, irrigated small fields। यहाँ पर एग्जाम्पल से क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उन लोगों के पास, क्यों उनकी जो फसलें हैं वो 3 टाइम हो जाती हैं, तीनों टाइप्स के क्रॉप्स यहाँ पर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, हमारे पास ट्यूबवेल्स हैं, हमारे पास पम्प्स हैं, हमारे पास वेल्स हैं। People saw that electric run tubewells could irrigate much larger area of land more effectively। उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स हैं वो लार्जर एरियाज़ में लैंड में मोर एफिशिएंटली वर्क करते हैं, अच्छे से काम करते हैं इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। कुछ शुरुआत के जो ट्यूबवेल्स थे वो तो गवर्नमेंट ने इंस्टॉल कर दिए। सून हाउएवर फार्मर स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। उसके बाद जो गांव के किसान थे उन्होंने खुद अपने दम पर ट्यूबवेल्स को लगाना स्टार्ट कर दिया। एज अ रिज़ल्ट बाय मिड 70s द इंटायर कल्टिवेटेड ऑफ एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वॉज इरिगेटेड। अब हमने खुद से लगाना शुरू कर दिया तो हमारा जो पर्टिकुलर एरिया था उनमें से 1970s आते आते 200 हेक्टेयर एरिया हमारा इरिगेटेड था। To grow more than one crop on a piece of land during one year is known as multiple cropping। Now the multiple cropping is very important because एक ही पर्टिकुलर ज़मीन हमारी लैंड फिक्स है, हमारी उस पर्टिकुलर लैंड में हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा तब कमा सकते हैं जब हम उस पर्टिकुलर लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को उगाएं। सो हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल क्रॉप्स: टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग वन ईयर। एक पर्टिकुलर लैंड में यहाँ पर हमने कुछ अलग उगा लिया, यहाँ कुछ अलग, यहाँ पर कुछ अलग, सॉरी फॉर दैट। सो एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाना उसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। सबसे ईजी तरीका है एक पर्टिकुलर लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेशन करने का। All farmers in Palampur grow at least 2 main crops, many are growing potato as the third crop in the past 15 or 20 years। बहुत सारे किसान ये सब चीज़ों को यूज़ में ले रहे हैं मल्टीपल क्रॉप्स ट्रेंडिंग में। Now we have discussed this slide, also this slide। Now we will move forward to a next slide। ये कुछ tables हैं and कुछ surveys हैं 1950 से लेकर 2010-11 तक। कल्टिवेटेड एरिया कहाँ पर, ये पूरा जो टेबल्स वगैरह किससे रिलेटेड है? पालमपुर से। नाउ इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? येस ऑब्वियसली। अब वाई? So you have read about the crops grown in Palampur. Fill the following table based on information on the crops grown in your region। So here is the table। आपको तीन टाइप्स के क्रॉप्स के नाम लिखने हैं यहाँ पर, रबी, जायद, कौन से मंथ्स में वो उगाई जाती हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एंड मंथ हार्वेस्टेड, कब उन्हें निकाल लिया जाता है, एंड सोर्स ऑफ इरिगेशन, उनके सोर्सेज क्या है, क्या वो रेन से उगती है या फिर वो इरिगेशन से। सो रेन से उगने वाली वो क्रॉप्स होंगे
एग्ज़ाम्पल दिखा देती हूँ जो कि खरीफ क्रॉप्स हैं एंड रबी को इरिगेशन की ज़रूरत होती है। तो इस टेबल को आपको अपनी बुक में करना है एंड मुझे पिक्चर भेजनी है। जिसके पास बुक नहीं है, दोज हु डोंट हैव देयर बुक्स कैन डू दिस वर्क इन योर कॉपी। So let's move forward to a topic. You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. हम लोगों ने मल्टीपल क्रॉपिंग का एग्जांपल देख लिया कि इस एग्जांपल अभी मैं यहाँ का ले लेती हूँ। एक पर्टिकुलर लैंड में उन्होंने बहुत सारे पार्टीशंस कर रखे हैं। सो यहाँ पे कुछ और उगा रखा है, यहाँ पे कुछ और। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब एक साल में हम लोग एक पर्टिकुलर लैंड अमाउंट में कितने ज़्यादा क्रॉप्स को उगा सकते हैं। The other way is to use modern farming methods for higher yield. एक अदर मेथड है कि अपने पर्टिकुलर अमाउंट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे करें, वो है हाई यील्ड. यील्ड इज़ measured as crop produce on a given piece of land during a single season. yield का मतलब क्या होता है कि हम एक सीज़न में उस पर्टिकुलर अमाउंट के लैंड में कितने ज़्यादा कल्टिवेशन कर रहा है. yield is measured as a crop produced on a given piece of land. एक गिवन पीस ऑफ लैंड है, उसमें हम लोगों ने एक सिंगल सीज़न में कितने क्रॉप्स को उगाया, ये है yield की डेफिनेशन. Till the mid-1960s, the seeds used in cultivation were traditional ones. So 1960 से पहले ट्रेडिशनल जो seeds थे उन्हें यूज़ किया जाता था. Till the mid-1960s, I am in the third line. Till the mid-1960s, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. Traditional seeds needed less irrigation. जो traditional seeds थे उन्हें कम irrigation की ज़रूरत होती थी. अब यहाँ पर हम लोग क्यों बात कर रहे हैं वो हम आगे वाले पैराग्राफ में देखेंगे. Traditional seeds needed less irrigation. Farmers used cow dung and other natural manure as fertilizers. All these were readily available with the farmers who did not have to buy them. अब ये जो फार्मर्स थे वो उस तरीके के सीड्स को उगाते थे जिसमें वो लोग गाय का गोबर या फिर अदर खाद को यूज़ कर लेते थे ताकि जो उनकी फसल है वो अच्छे से उग जाए. इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, इरिगेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं. सो अब हम लोग क्यों इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं मॉडर्न मेथड्स की तरफ. एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ रिलेटेड टू अ मॉडर्न मेथड, द ग्रीन रिवॉल्यूशन. अब ग्रीन रिवॉल्यूशन से बिल्कुल मतलब हरियाली से ही है. द ग्रीन रिवॉल्यूशन in the late 1960s introduced the Indian farmers to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties of seeds compared to the traditional seeds. Now HYV seeds we are using in this period late 1960s में हम लोगों ने HYV seeds को यूज़ करना शुरू किया. Now what do you mean by HYV? HYV की फुल फॉर्म है हाई yielding varieties के seeds. जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे वो उनसे अलग होते थे. ट्रेडिशनल सीड्स को कल्टीवेशन इरिगेशन की कम ज़रूरत पड़ती थी एंड काउ डंग यूज़ हो जाता था. बट ये सीड्स जेनेटिकली इतने इम्प्रूव थे, इतने ज़्यादा हम कह सकते इनोवेटेड थे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को कल्टीवेट करते थे. Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promise to produce much greater amount of grain on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. So in the early period जो crops उगाए जाते थे उनसे बहुत ज़्यादा crops अब उगने लग गए with the help of HYV seeds. HYV seeds however needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results.
Higher yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers and pesticides. अब ऐसा नहीं है कि इन्हें डाला और हो गए, इनमें केमिकल पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत हो रही है, इरिगेशन की ज़रूरत हो रही है, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड द प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो यूज इन दिस हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स. सो बहुत सारी चीज़ें हम लोग देने के बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, यहाँ पर कल्टीवेशन हो रहा है. सो इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि H5V मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. वी आर यूजिंग फार्म मशीनरीज, H5V seeds, pesticides, fertilizers, dams. These are the टाइप्स ऑफ इरिगेशन. सो हम लोग फ्री में तो ये मिल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को कीमत चुकानी पड़ रही है, बट उसके बदले में क्या है, बहुत अच्छे अमाउंट में कल्टिवेशन हमें हो रहा है. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट डू मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया. सो in 1965 द गवर्नमेंट ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी एट दैट टाइम हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज Mrs. Indira Gandhi decided to major steps on agriculture condition. So हम लोगों ने बस अभी तो नहीं, पर हम लोगों ने अराउंड 20 ईयर्स पहले आज़ादी पाई है. हमें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेशन चाहिए था, ताकि जो हमारी लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है उनका पेट भर सके. सो मिसेस इंदिरा गांधी डिसाइडेड a major step for the betterment of the agricultural condition. Thus green revolution was applied to the period from 1967 to 1968, basically in the parts of Haryana and Punjab. These are the major parts for the high HYV seeds, for the use of the HYV seeds. At this stage concern was on wheat and rice. अब यहाँ पर ध्यान कहाँ ज़्यादा दिया गया, wheat and rice पर. डॉक्टर MS स्वामीनाथन फ्रॉम इंडिया लेड ग्रीन रिवॉल्यूशन एज अ प्रोजेक्ट. अब इस पूरे प्रोजेक्ट को, ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोजेक्ट को किसने हेड किया था, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन. एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. सो हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन. Now, farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. The farmers in these regions set up tube wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in the farming. So now फार्मर्स ऑफ हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पंजाब के जो लोग थे, उन्होंने सबसे पहले इन सीड्स को यूज़ में लेना शुरू किया. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मॉडर्न मेथड्स को अपनाने के लिए अपने रीजन्स में ट्यूबवेल्स लगा दिए, और उन्होंने HYV सीड्स को यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स को भी फार्मिंग में यूज़ किया था. नाउ आई एम ऑन द फर्स्ट line of this slide. Some of them bought farm machineries like tractors and threshers, which made plugging and harvesting faster. They were rewarded with high yield of wheat. कुछ लोगों ने ट्रैक्टर्स खरीद लिए, थ्रेशर्स खरीद लिए, जिससे जो उनकी खुदाई थी, जो कि उनके हार्वेस्टिंग मेथड थे, वो बहुत ईजी हो गए, फास्ट हो गए. In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. With the HYV seeds, the yield went up to 3200 kg per hectare. There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the markets. सो पालमपुर में जो लोग थे वो ट्रेडिशनल वेराइटी से 1300 kg पर हेक्टेयर ही उगा पाते थे, बट विद द हेल्प ऑफ HYV सीड्स द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर. यहाँ तक इनकी पॉपुलेशन, मतलब इनकी जो क्वांटिटी थी वो बढ़ गई. सो अब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो है वीट्स को कल्टिवेट किया जाने लगा. That's it for now. In the next class we will discuss will the land sustain. अब इस लैंड इन कामों की वजह से लैंड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने लग गया, हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं. दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.